तो आगे की कहानी ये शुरू है कि हर्बर्ट बॉयर का मैंने कहा था थोड़ा-सा हिस्टोरिकल एक हमको व्यू देखना पड़ेगा कि कैसे किस बैकग्राउंड से हर्बर्ट बॉयर जैसे साइंटिस्ट आए और कैसे उन्होंने एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया विद द हेल्प ऑफ कोहन, स्टैनली कोहन, है ना? प्लाज़मिड। तो अब देखिए हर्बर्ट बॉयर के शुरुआती बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन हर्बर्ट बॉयर कहते हैं पेंसिल्वेनिया में थे, अमेरिका में थे, पेंसिल्वेनिया में रहते थे वो और उनके जो फ़ोरफ़ादर आए थे वो जर्मनी से माइग्रेट होके आए थे यूएस से, है ना? तो जर्मनी से उनका माइग्रेशन हुआ था यूएसए की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि उस दौरान उनके दादा, उनके फादर भी एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते थे, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे फाइनेंशियली रिच तो थे नहीं और उनकी मदर हाई स्कूल ग्रेजुएट थीं, तो जब उनके फादर और मदर की मैरिज हुई, उसके बाद जब हर्बर्ट बॉयर का जन्म हुआ, तो उसके बाद वो पढ़ाई में ठीक-ठाक थे, बहुत इंटरेस्ट तो था नहीं हर्बर्ट बॉयर का पढ़ाई में। उनके फादर भी यही चाहते थे कि वो रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में ही उनकी ही ज़िम्मेदारियों को आगे सँभालें। और उनका ऐसा हिस्ट्री में लिख के आता है कि उनका फुटबॉल में बेसबॉल में, ठीक है ना? आपका बास्केटबॉल में थोड़ा इंटरेस्ट मतलब स्पोर्ट्स की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, तो उनके कोच थे। तो उनके कोच उनके एक्चुअली टीचर भी थे। तो बहुत ही टैलेंटेड टीचर भी थे और उनको स्पोर्ट्स में कोचिंग भी देते थे। तो उनके जीवन का एक प्रभाव या इन्फ्लुएंस पड़ा हर्बर्ट बॉयर पे और हर्बर्ट बॉयर ने अपनी पूरी बायोग्राफी में ये मेंशन भी किया है कि मेरे शुरुआती दिनों के जो कोच प्लस टीचर वो एक ही थे और उनकी वजह से मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ भी गया और उनको ये लग चुका था टीचर को कि ये पढ़ने में ठीक है, आगे कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो ग्रेजुएशन के लिए चले गए, है ना? उन्होंने ग्रेजुएशन किया, देन मास्टर किया, फिर उसके लिए वो कैलिफ़ोर्निया तो 1966 जो एनसीईआरटी लिखता है, उसने 1966 की बातें लिखी हैं। लेकिन आप सोचिए ये तो बातें चल रही थी 40s की 50s की बातें और 54 में ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपनी फर्स्ट रिसर्च थ्योरी के लिए लैब जॉइन किया था। 1954 में। उसके पहले उन्होंने ग्रेजुएट किया पेंसिल्वेनिया से, फिर कैलिफ़ोर्निया की तरफ गए और 1954 में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए आप ही के जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, उसके पहले जिन साइंटिस्ट का पूरा ऐसा कंट्रीब्यूशन लिखा है, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो संरचना थी, जो मॉडल था, वो 1953 में दिया है। तो 1953 में वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फेम मिल गया वाटसन एंड क्रिक को, उनके डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को कि मेरे से भी कोई पूछता है जनरली क्योंकि मेरे का देखिए मेरा इंटरेस्ट एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा है और साइंस की भी अलग-अलग स्ट्रीम होती हैं, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट-डिफरेंट हो सकता है। तो मेरे से जब कोई पूछता है कि 20th सेंचुरी की यानी 20वीं शताब्दी की सबसे महान डिस्कवरी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th ये सेंचुरी किसको मानेंगे आप? तो मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो कह देता हूँ साफ-साफ एंटीबायोटिक की डिस्कवरी क्योंकि एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम में इतनी सारी बीमारियाँ आज के टाइम जो सिंपल एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाती हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया है, मोर्टेलिटी रेट को कम किया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान एंटीबायोटिक का है। लेकिन टू बी फैक्ट एक बेसिक पॉइंट जो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 20th सेंचुरी की सबसे महान डिस्कवरियों में ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देना था 1953 में द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपकी डिस्कवरी। तो अब सोचिए उससे क्यों ना इंस्पायर हो एक कॉलेज में एक रिसर्च गोइंग स्टूडेंट जिसका नाम था हर्बर्ट बॉयर। तो 1954 में बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए और जेनेटिक्स से प्रभावित थे वो। उन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ा और उनको 54 के बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में वहीं शायद कैलिफोर्निया में ही या पेंसिल्वेनिया में ही मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। उनको और ज़्यादा मिलता भी नहीं उनके बारे में ऐसा पढ़ने को। उनको माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने को मिल गया अपनी रिसर्च के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी उन्होंने जॉइन करी है। ये एनसीईआरटी में लिखा है 1966 में आपकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में।